हेलो डियर स्टूडेंट, दिस मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट बैच विद मानसी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज योर रियल नंबर। और मैं आपको चैप्टर 1 से पूरे सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी। क्लास 10th मैथ्स में जितने भी चैप्टर है वो पढ़ाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी और पूरा अच्छे से कवर करूंगी, अपना पूरा 100% दूंगी। और आपको भी क्या करना है, क्वेश्चंस जो मैं दूंगी वो भी करने हैं और अपने आप से ट्राई करना और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 क्या है, विच इज रियल नंबर। चैप्टर स्टार्ट करने पहले बस जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर में हमारे नंबर्स आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं? आपने क्लास 9 में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से नंबर, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। और आपको ये तो पता है कि रियल नंबर में बेसिकली हमें ये भी प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दिस इज अ इररेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज अ इररेशनल नंबर। तो हमें पता तो हो पहले कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम पहले शॉर्ट में मतलब 10 मिनट में पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। उसके बाद अपना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर में। बेसिकली दो नंबर्स में डिवाइड किया गया है इसको, एक रैशनल, दूसरा इररेशनल। रैशनल में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, वो सब हमारे रैशनल में आ जाते हैं। और इररेशनल तो बिल्कुल ही अलग होते हैं, उनको तो हमें बताना भी पड़ता है, प्रूव भी करना पड़ता है कि प्रूव करो कि एक इररेशनल नंबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर सबको पता है, बचपन में गिनतियां पढ़ी है बहुत अच्छे से, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर में कौन से होते हैं हमारे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अच्छा, अब बात आती है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। अब होल नंबर भाई आगे क्यों आया होल नंबर? अब होल नंबर में वो नंबर जिसमें हम जीरो को इंक्लूड करते हैं। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दो। भाई 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए जीरो चाहिए ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 अप टू 9 से फिर उसके बाद नंबर बनेंगे, और हमें तो 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए जीरो चाहिए ना हमको। तो होल नंबर में क्या होते हैं? नंबर विच इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर। अब बात आती है इंटीजर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से होते हैं? इंटीजर्स में ये जीरो हो गया हमारे, ये वाले नंबर हो गए सारे प्लस के। इसी अंडरस्टूड है कि अगर माइनस नहीं लगा तो नंबर प्लस के हैं, और ये प्लस वाले हो गए। फिर माइनस भी तो होने चाहिए, क्योंकि माइनस का होना भी जरूरी है। तो इंटीजर्स में हमारे कौन से होते हैं? 0, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और इधर साइड से निगेटिव -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इंटीजर्स में हमारे 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। अब ऐसे ही इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इनको बोलते हैं क्या? निगेटिव इंटीजर्स, और निगेटिव इंटीजर्स इनको बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया। तो ये नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया। अब बात आती है रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? पता होगा सबको रैशनल नंबर क्या होते हैं। कोई बताएगा? अपने मन में बता लो। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाए, या फिर A/B के फॉर्म में लिखे जाए, लेकिन Q डजंट इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि Q अगर जीरो हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। B डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इस टाइप के फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब वो बात अलग है कि दूसरा टाइप का है। अच्छा, 8/5 ये क्या है? सब रैशनल नंबर है। 2/3 सब क्या है? रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में, और नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर है। अच्छा, आप कहोगे मैम आपने ये क्यों कहा था कि रैशनल नंबर में नेचुरल भी आ रहा है, होल भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो, ये है 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। तो 2/1 ये क्या है? P/Q के फॉर्म में, तो ये भी रैशनल हुआ। ऐसे ही मैं लिख दूं, जैसे मान लो लिख दिया 3, तो 3 को 3/1 नहीं लिख सकते, तो वो भी तो P/Q के फॉर्म का हुआ, तो वो भी हमारा क्या हुआ? रैशनल बन गया। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स भी हमारे होते हैं रैशनल नंबर। तो आप समझ में आया कि रैशनल नंबर में कौन कौन आता है? तो रैशनल नंबर में ये सारे आ जाएंगे। रैशनल नंबर में कौन कौन आ जाएगा? ये नेचुरल भी, होल भी और इंटीजर भी। अब थोड़ा ब्रीफ में हम लोग पढ़ते हैं क्या रैशनल नंबर के बारे में। ब्रीफ में नहीं, बस 2 मिनट में समझा दूंगी।
हाँ, तो बात करते हैं अपने रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रैशनल नंबर, और दूसरा हमारा कौन सा है, इररेशनल नंबर। और हमारे क्लास 10th में जो चैप्टर है उसमें इररेशनल नंबर को प्रूविंग सबसे ज्यादा है, मतलब वो एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूरी आएगा कि प्रूव दैट इट इज अ इररेशनल नंबर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2-3 मार्क्स का। अब बात आती है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को भी ये 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई ये क्या बता दिया मैंने, तो सुन लो, कुछ टफ नहीं है, इतना समझना भी नहीं, बस मैं बता रही हूँ। टर्मिनेटिंग वो होते हैं मतलब जिनको डिवाइड करो वो हमें एकदम एक्यूरेट डिवाइड हो जाए, मतलब उनका कुछ हो ना, जैसे मान लो 8/5 है, इसको डिवाइड करो 5 से 8 को, तो 5 1 जा 5, फिर 3 बजा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 जा 30, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए। 1.6 आ गया, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, मतलब जिनके बाद में डिजिट रिपीट ना हो, तो उनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब बात आती है, जैसे मान लो लिख दिया मैंने 1/3, अब 3 से तुम 1 को डिवाइड करो, तो पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर बच गया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर 9 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा 0, तो मतलब देख रहे हो क्या आ रहा है, 0.333333। तो इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इनका जो प्रसार है वो शांत नहीं, मतलब रुक नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ भी कैसे रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बढ़े भी रिपीट के फॉर्म में, तो वो रैशनल में आता है। तो रैशनल में भी 2 पार्ट है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों है भाई, वो शांत हो गया, डिवाइड हो गया, रुक गया, तो वो टर्मिनेटिंग है। वो शांति नहीं, रुकी नहीं हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर्स को 2 टाइप में है रैशनल में भी। अच्छा, और एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 6/5, तो इसको डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे कैसा है, टर्मिनेटिंग है, डिवाइड करके देख लेना। ऐसे ही मैं ले लूं जैसे 10/3, तो ये कैसे होगा, 3 3 जा 9, और फिर पॉइंट में 3 3 3 3 आता जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, रुकी नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो इररेशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है इररेशनल नंबर के बारे में। तो इररेशनल नंबर की बात करें, वो नंबर जिनको हम बता ही ना पाए, मतलब जिनको डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हर बार अलग अलग डिजिट आ रही है, हर बार चेंज डिजिट आ रही है, मतलब इस टाइप का, जैसे 0.1 001 1 000 1 4 बार 01, मतलब इस टाइप का नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है कभी। जैसे पाई की वैल्यू, जो पाई होता है वो एक इररेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू, वैसे जो हम लोग कहते हैं ना, पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7, ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, ये हम लोग मान लेते हैं, बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू। इसीलिए कहते हैं कि 22/7 क्या आता है, रैशनल कहा जाता है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है, निकालते जाओ 5 10 15 पेज भर जाएंगे, लेकिन कभी इसकी कोई वैल्यू ना रिपीट होती है ना एक्यूरेट आती है। तो पाई हमारा कैसा एक नंबर है, इररेशनल नंबर है। अब बात आती है, अच्छा और एग्जांपल देखते हैं इररेशनल नंबर के। जैसे कि रूट में टू है, अभी फोन उठाओ और उसमें रूट में 2 टाइप करो, देखो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे रूट में 2 निकाल सॉल्व करना भी आता होगा, किसी पेयर बनाते हैं पीछे से रूट की वैल्यू सॉल्व करनी, 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, पेयर में 2 0 उतरेंगे, फिर 4 से लेके जाएंगे तो 4 से लेके जाएंगे तो 4 4 जा 16 का 6 करें, 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 28 हो जाएगा, 4 उतरेगा, पॉइंट लगाए, पेयर में 2 0 बढ़ा लो, फिर 2 से लेके जाओ, 2 से नहीं, 2 से ज्यादा हो जाएगा, फिर 1 से लेके जाओ, तो ये 2 8 1 आ जाएगा, ये 2 8 2 आ जाएगा, 10 में से 9 आएगा, फिर 9 में से 8 जाएगा, फिर ये जाएगा 1, फिर पॉइंट लगा ही है, पेयर में 0, ऐसे करते जाओगे बढ़ता जाएगा। तो जो √2 है एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये ना रिपीट होता है और ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और
तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे इरेशनल नंबर के। इसको 0.10, 0.101, 100, 100, ऐसे ऐसे 0.80, 800, ऐसे मतलब जो नंबर ना खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, तो इसको इरेशनल नंबर को हम ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना वो टर्मिनेट हो रहे हैं मतलब रुक भी नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और रिपीट, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ था हमारे क्या इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इरेशनल नंबर रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ये सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है हमारे कौन से नंबर जो हमारे सबसे ज्यादा यूजफुल है अभी, हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे हम किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। अब ये क्या आ गया भाई, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अच्छा पहले ये बताओ, फैक्टर पता है आपको क्या होता है, फैक्टर पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं फैक्टर क्या होता है। कोई चीज किसी का फैक्टर है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 का जो फैक्टर है वो 2 है। कैसे है 4 का फैक्टर 2, और 4 का जो फैक्टर है 4 भी है, 4 का फैक्टर 1 भी है। फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मतलब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे, 2 2 4 डिवाइड हो गया ना पूरी तरीके से, तो ये 2 क्या है, 4 का फैक्टर है। ऐसे ही 4 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब 4 जो है 4 का फैक्टर है। ऐसे ही मैं बात करूं नॉर्मल सी, जैसे मैंने कह दिया 32, तो 32 के फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी। तो 32 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है पूरी तरीके से, तो 32 को 2 से भी डिवाइड हो सकता है भाई, 32 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक। और 32 को कौन डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, नहीं कर सकता है। 32 को 4 8 जा 32, 4 भी डिवाइड कर सकता है। 32 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 5 नहीं कर सकता, 6 नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, 8 कर सकता है, 8 4 जा 32। ऐसे ही 9 नहीं कर सकता, 10 नहीं कर सकता, 11 नहीं, 12 नहीं, 16 कर सकता है, और 32 भी कर सकता है। तो ये सारे इसके 32 के क्या है, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। और फैक्टर हम लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं, जैसे कि मान लो, नहीं वो छोड़ो, अभी ऐसे भी करके निकाल सकते हो आप, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा, और फिर 2 2 जा, और फिर 2 1 जा। तो जो ये वाले आते हैं ये भी फैक्टर ही होते हैं, और ये 2 तो है ही हमारा। तो ये फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं समझ में आया, फैक्टर वो होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो फैक्टर होते हैं। अब बात आती है हमने यहाँ पे फैक्टर क्यों बताया, उसका मतलब है कुछ, तभी मैंने बताया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर हैविंग 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये क्या बता दिया, कहानी लिख दी, समझाया तो नहीं मैंने कुछ भी, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। ऐसा नंबर जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब जिसको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सके। एक तो वो 1 से डिवाइड, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, वो खुद से डिवाइड हो जाए। तो जल्दी जल्दी बता दो कि कौन, ऐसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू कर दो और बता दो भाई कौन कौन से हमारे कौन से प्राइम नंबर है। अब बात आती है, जैसे मान लो 2 ले ले, पहले 2 लेते हैं, फिर मैं वो 1 की भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाऊंगी। अभी 2 ले लो, तो 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 को 2 डिवाइड करेगा, और 2 1 से डिवाइड हो जाएगा। बस 2 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, और 2 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 3 ले लो भाई, 3 को कोई और डिवाइड कर सकता है, 3 को 3 डिवाइड, 3 किसी के टेबल में आता है, बस खुद के टेबल में आता है, 1 से डिवाइड हो सकता है 3 को। ऐसे ही 4 है, जल्दी बताओ, 4 है, 4 नहीं है भाई, 4 को 2 डिवाइड कर देता है, 2 2 जा 4, 1 तो डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 2 ने भी डिवाइड कर दिया। और हमने क्या कहता है, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर है तो उसके बस 2 फैक्टर होंगे, बस 2 ही नंबर होंगे जिसको डिवाइड करेंगे। भाई तीसरा मिल गया, नहीं है, हटाओ इसको, इसका काम खत्म। 4 नहीं है। अच्छा 5 है, 5 हाँ है, 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। 6 है, 6
कह ना देना गलती से। 6 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड। तो जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 17 हो गया, 17 खुद से डिवाइड होता है 1 से, और किसी के टेबल में 17 नहीं आता। 23 हो गया, तो ये सब कैसे नंबर है, हमारे प्राइम नंबर है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर। फिर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? वो होते हैं having more than 2 factor, numbers having more than 2 factor, 2 फैक्टर, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि अभी मैंने 4 के लिए कहा था, 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं भाई, 4 को 4 तो डिवाइड कर ही देता है, 4 को 1 तो डिवाइड कर ही देता है, और 4 2 से भी डिवाइड, 2 के टेबल में भी 4 आता है, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे 6 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, साथ में 6 किसके टेबल में आता है, 2 के में भी आता है और 3 के में भी आता है। तो ये कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर आया होगा। ठीक, अब मान लीजिए 24 है, तो 24 तो भाई अंडरस्टूड है, 3 के टेबल में भी 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके तो भाई बड़े ही फैक्टर मिल गए। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अच्छा, अब बात आती है 1 कहाँ गया बेचारा, 1 तो ना इसमें आया ना इसमें आया, तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है, प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए भाई, प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने ही चाहिए, पर 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, कहाँ 2 फैक्टर मिले। और कंपोजिट के लिए 1 से ज्यादा हो तो उसको तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि कंपोजिट के लिए तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। प्राइम तो कह रहा है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट क्या कह रहा है, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, तो इटसेल्फ से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसका तो एक ही फैक्टर होगा, इसका मतलब वो ना तो प्राइम है, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब बढ़ते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, शुरू करते भाई। हाँ, तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कितना बड़ा नाम, लेकिन समझना आसान है। क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कुछ दिखा कंपोजिट नंबर अभी पढ़ाया था जस्ट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिकली मतलब बिल्कुल अलग, अनोखा, एक्सप्रेस्ड का मतलब वही फैक्टराइज्ड, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अभी प्राइम नंबर पढ़ाया था, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occur। ये कह रहे हैं कि ऑर्डर, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, और जो ये फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है, मतलब हर नंबर की ये 1 2 3 फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, एक नंबर की एक ही प्राइम में फैक्टराइजेशन हो सकती है, वो यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऐसे कहानी समझ नहीं आएगी, मैं करके दिखाती हूँ। अब जल्दी से बोलो कोई कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। मान लो मैंने ले लिया 8 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि 8 1 से डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। अब जरा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ रहे हो, इसको प्राइम से ही वो करो, मतलब प्राइम से ही फैक्टर निकालो, प्राइम से ही सॉल्व करो। तो 2 4 जा 8, फिर दूसरा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो ये क्या देख रहे हैं, जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख रहे हैं कि 8 एक कंपोजिट नंबर था, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। अच्छा, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 45। 45 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? 45 5 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, तो फैक्टराइजेशन प्राइम से ही करनी है, प्राइम नंबर से ही। तो मान लो 3 से किया तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से किया 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अब ये बताओ 45 था एक कंपोजिट नंबर, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख रहे हैं कि नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो
हम यही थ्योरम कहते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है 5 पहले आ जाए और 3 बाद में आए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट मैं पहले इसको 5 से भी कर सकती थी, उसके बाद 3 से कर देती, तो ऑर्डर कुछ भी हो। तो मतलब इनके बस थ्योरम यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम के प्रोडक्ट में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है यूनिक होती है, सबसे अलग होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैं पहले 5 से कर सकती थी, बाद में 3 से कर सकती थी, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो यही है बस थ्योरम, इतना कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। अब अच्छा और लेना चाहो, जैसे मान लो 6 है, तो 6 को लिखना तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये क्या है, 6 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में 2 into 3 करके लिख दिया। इसको हम 3 into 2 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कोई लेंदी एग्जांपल लेना हो वो भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो ले लिया मैंने 63, क्या ले लिया 63, तो अब ये किसके 3 से ले जाओ तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से ले जाओ 7 3 जा 21, 3 से भी ले जा सकते थे, और 3 1 जा 3, तो 63 का अगर करो तो 63 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 के टेबल में भी आता है 63, 7 के टेबल में भी आता है। तो 63 के हमने प्राइम फैक्टर करे तो क्या आ रहा है 3 into 7 into 3, तो इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं 7 into 3 into 3। तो बस यही ये थ्योरम कहते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको फैक्टर ऑफ प्राइम्स में हम लिख सकते हैं। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमें क्या करना है, हर एक नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बस वही अपना काम। पहला क्वेश्चन करें 140 को एक्सप्रेस प्रोडक्ट एज अ प्राइम, तो 140 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो मतलब प्राइम से ही इसको डिवाइड करो, तो 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा 7 से, 7 5 जा 35, 5 से भी जा सकता था 7 से 7, तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 7 into 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 into 7 into 5। हो गया पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं 156, इसके भी ऐसे ही कर लो फैक्टर 156 के प्राइम ही फैक्टर करो, बस 2 7 जा 14, और ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 से ले जाओ, फिर 2 से ले जाओ 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से ले जाओ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 13, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 into 13। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 3825, इसके प्राइम फैक्टर करो 3825 के, तो क्या हो जाएगा 3825, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 से कहाँ जाएगा, सॉरी लास्ट में 5 है, 2 से जा ही नहीं सकता, 5 से लेके जाओ, लास्ट में अगर 0 या लास्ट में अगर 5 है तो वो हमेशा 5 से जाएगा किसी भी नंबर के लास्ट में, तो 5 से 35, अब ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, देन अगेन 5 से लिख दो तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर 3 से चला जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 17 से चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 into 5 into 3 into 3 into 17, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने कराए, बाकी के 2 आप कर लेना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो ये हमारा क्वेश्चन है, शो दैट 5 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। अभी मैंने बताया था कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 5 into 11 into 13 और प्लस 13 है, और सबसे पहली बात इसको सॉल्व करने के लिए तो आप डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में भी 13 ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट थोड़ा बड़े हो गए हो, थोड़ा दिखाओ कि तुम्हें नॉलेज है, तुम जानते हो कॉमन लेना, तुम्हें पता है कॉमन नाम की एक चीज होती है, तो ये दिखाओ एग्जामिनर को। तो शुरू करते हैं,
अब यहाँ बताओ कॉमन हम कहाँ से लेते हैं, जब कोई दो चीजें प्लस या माइनस से जुड़ी होती हो। तो ये देखो एक प्लस का निशान लगा है, इधर एक पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है, तो इसमें से कौन सी चीज कॉमन है, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी, तो 13 कॉमन ले लें हम, तो अंदर क्या बचेगा 5 इंटू 11 और इंटू 1, और इधर क्या बचेगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13 5 11 5 जा 55 प्लस 1, तो हो जाएगा 13 इंटू 56। आप चाहो तो यहीं पे भी लिख सकते हो कि भाई दो नंबर आ गए हैं। अच्छा सॉल्व करते हैं, तो 56 की अगर मल्टीप्लाई 13 से करें तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 5 15 और 1 16 6 और 5, तो हो जाएगा 8 12 का 2 कैरी 1 728, तो ये नंबर 728 है। एक बार चेक कर लेते हैं गलती ना हो, हाँ सही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमें अब इसके हम फैक्टर निकालने हैं भाई, कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं 728 के, तो क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, प्राइम में ही क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है 10 जो चैप्टर है इसमें प्राइम फैक्टर से ही करो, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, और ये तो पता ही है 7 से भी जाएगा, 13 से भी, 7 से भी जाओ, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 13 1 जा 13। देख लो भाई 728 के कितने कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 1 2 3 3 बार है तो 2 का क्यूब लिख दो इंटू 7 इंटू 11। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। भाई देखो 728 के अलावा इसके देखो 728 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 7 भी डिवाइड कर सकता है, 13 भी डिवाइड कर सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट शोज दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, और ब्रैकेट में लिख दो कौन कौन से 2, 7, 13, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसीलिए कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस थ्योरी को लिखना मत भूलना, नंबर तुम्हें इसी पे मिलेंगे, ये तुम चाहे जितना करके चले आओ, उनको क्या पता, तुम तो सॉल्व करके चले आए, तुमको रीजन दो कि इट शोज दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, देखो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, या फिर 728 हैज, इट के जगह लिख दो 728 हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 7 13 2 7 13, यहाँ लिख दो एक चीज और, एक्सेप्ट 1 एंड कौन सा है 728, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमने क्या देखा कि इस 728 को 728 तो डिवाइड कर ही देगा, 1 भी डिवाइड कर देगा, पर इसको 2 भी डिवाइड कर दे रहा है, 7 भी डिवाइड कर दे रहा है और 13 भी डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब इट शोज दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर 2 7 13 एक्सेप्ट 1 एंड 728, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके लिए मैं होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे रही हूँ, एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको प्रूफ करना है कि ये क्वेश्चन नंबर है, ये आप लोग अपने लिए करेंगे, अपने आप से ट्राई करेंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे 4 की पावर n है, ऐसे 6 की पावर n करके भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n, कोई भी नंबर है 4 की पावर n फॉर्म का, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अभी मैंने इसीलिए आपको क्या पढ़ाया, नेचुरल नंबर सब कुछ पढ़ाया है। अब जल्दी जल्दी बता दो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वही काउंटिंग नंबर। तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। जरा 4 की पावर n लो, तो 4 की n की जगह अगर 1 रखें तो 4 की पावर 1 मतलब 4 आ जाएगा, n की जगह अगर हम 2 रखें तो ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 4 जा 16। ऐसे n की जगह 3 रखें तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 64 आ जाएगा। ऐसे n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का क्यूब हो जाए, 4 की पावर 4, तो 64 इंटू 4
256 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कितनी भी पावर करते चले जाओ, n की पावर 5 रखोगे तो फिर से कुछ लास्ट में 4 डिजिट का जाएगा। 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, मतलब 4 की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो 4 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अब तो हमें यही प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर है 4 की पावर n फॉर्म का, n जो है एक नेचुरल नंबर है, वो 0 से नहीं एंड होता है। तो कैसे प्रूफ करें, इसको लिखना पड़ेगा ना हमें। बस ऐसे शो ऑफ करने से थोड़ी नंबर मिलेंगे कि हमने इसको दिखा दिया तो वो समझ जाएंगे, वो तो उन्हें भी पता है, पर हमें इसको लिख के बताना है। और मैं लिखवाऊंगी एकदम शॉर्ट, छोटा सा, ज्यादा नहीं। बुक में तो इतना लेंदी दे के रखा, उतना लेंदी नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन से नंबर होते हैं जो 0 से एंड होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ 0 से एंड होने वाले नंबर, फटाफट से बताओ। 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, ये सब 0 से एंड होने वाले नंबर है। अब 10 को अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 20 की अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 100 की अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 5 जा 10, फिर 20। अब ये कहोगे मैम क्या कर रही, कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा, फैक्टर पे फैक्टर, फैक्टर पे फैक्टर। अब जरा यहाँ देखो, जो नंबर 0 से एंड हो रहे हैं उनकी फैक्टराइजेशन में कुछ कॉमन चीज दिख रही है। क्या कॉमन चीज दिख रही है? कि उनके फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 5 भी है। मतलब कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर 2 भी और 5 भी है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है। मान लो मैंने 90 ले लिया, 90 0 से एंड हो रहा है तो 90 के फैक्टर करो तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। लो देखो इसमें भी 2 और 5 आ गया। तो कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है उसके फैक्टर में 2 और 5 है। कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 है, हमें दिख रहा है। तो बस हमें यही बात इनको समझा देनी है कि कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। बस हम वही बात समझा देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना प्रूफ। तो सबसे पहले लिखो, इनको बताओ, क्या बताओ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे मतलब वर्ड्स में भी लिख सकते हो 0। इट मस्ट हैव 2 and 5 as their prime factor, 5 as their प्राइम फैक्टर। मतलब कोई भी नंबर है जो किससे एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, तो उसके में 2 और 5 एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं ना, अब हमारा काम क्या है, हमें क्या दिया था 4 की पावर n। अब जरा 4 की पावर n की फैक्टर करो तो पता है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही तो फैक्टर है 2 into 2। तो 2 into 2 की पावर n, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into, इसको यहाँ लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं भाई, 2 बार है तो 2 की पावर 2। अब हमें पता है क्या कि a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है। क्लास 9th में पहला चैप्टर, a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर m into n हो जाता है, मतलब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 2n हो जाएगा। बस अब बताओ, फैक्टर करे तो कहीं 5 आया, फैक्टर किए तो कहीं 5 आया नहीं, सिर्फ 2 आया। क्या है? सिर्फ 2 आया है। तो बस हम वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, इट shows that 2 is the only prime factor। जो 2 है वो सिर्फ 2 जो है वो ओनली प्राइम फैक्टर है। 5 is, एक मिनट, 5 is not the factor of 4 की पावर n। 5 is not the factor of 4 की पावर n। Hence there is no natural number for which 4 की पावर n end with digit 0। बस वही कहानी छाप दो। Hence there is no
देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी n की ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे वो क्या हो, 0 हो जाए। बस देखो टफ नहीं है, शॉर्ट में लिखवाया है, एक बार पढ़ लो पक्का आ जाएगा। बस पहले यही एक कहानी लिख देनी है। ऐसे वो कोई भी नंबर दे दे कि 4 की पावर n एंड विद 7 की पावर n, 8 की पावर n, 6 की पावर n, कोई भी वो दे दे नंबर, आपको बस यही लिखना है। बस उसके प्राइम फैक्टर करके दिखा देना है और बता देना है कि इसके 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर जिसमें 2 भी ना हो तो वहां लिख देना देयर इज नो 2 and 5 both are not the prime factor, hence it is not the hence there is no natural number for which that number end with digit 0। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि any number end with digit 0, कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है तो it must have 2 and 5 is their prime factor, 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। उसके बाद तुम जो नंबर तुम्हें देंगे उसके प्राइम फैक्टर करो, फिर बता दो कि उसमें जो जो हो, तो इट शोज दैट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, इसमें 2 ही था तो 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, hence there is no natural number n for which 4 की पावर n with digit 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे मैंने अभी 4 की पावर n वाला करवाया, सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। हमें पता है कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे ही देख लेते हैं कि n कोई नेचुरल नंबर है। n अगर नेचुरल नंबर है तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लूं तो 6 की पावर n है, तो 6 n की जगह 1 होगी तो 6 की पावर 1 मतलब 6 आ जाएगा। तो लास्ट की डिजिट क्या है, 6 आई है। n की वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 36। देखो लास्ट की डिजिट 6 आई। n की वैल्यू अगर मैं 3 ले रही हूँ तो 6 का क्यूब ये होता है 216। देखो लास्ट में 6 आई। तो हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू 1 ली तो भी लास्ट में डिजिट 0 नहीं आई, n की वैल्यू 2 ली तो भी ये लास्ट का नंबर 0 नहीं आया, नॉट एंड विद डिजिट 0। n की वैल्यू 3 ली तो ये भी 0 से एंड नहीं हो रहा है। तो हमने ऐसे जनरल तो चेक कर लिया कि 0 से एंड नहीं हो रहा है, और हमें ये भी पता है, अभी मैंने जैसे बताया कि कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। एग्जाम्पल के जैसे मान लो 50 ले लिया, 50 देखो नंबर है 0 से एंड हो रहा है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करें देखो इसमें 2 और 5 जरूर आएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देखो 2 भी आया है और 5 भी आया है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हो। कोई भी एग्जांपल ले लो 80 ले लो, 80 ले लिया, अब 80 के प्राइम फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 0 2 2 जा 4, 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, देखो आया कि नहीं, 5 आया कि नहीं है, और 2 भी थे। तो कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, देखो 80 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होंगे ही होंगे। बस अब यही चीज हम लिख देते हैं, और लिखना तो हमें आता ही, मैंने सिखा ही दिया आपको, क्योंकि पेपर में पेपर में हमें ऐसे नहीं करना है बस करके चले आए, वो उस पे नंबर नहीं देंगे, उनको भी पता है ये सारी चीजें, पर हमें फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके अच्छे से लिखना है, उसी के हमें मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन पेपर में लिखने वाला। अभी करवा तो चुकी हूँ फिर भी लिखवा देती हूँ। क्या लिखेंगे सबसे पहले अपनी कहानी, एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 it must have 2 and 5 as their प्राइम फैक्टर, कि कोई भी नंबर जो है वो अगर 0 से तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हो। ये बात तुमने इनको समझा दी। अब हम क्या करेंगे, जिसका हमें दिखाना है 6 की पावर n का दिखाना, तो 6 की पावर n करो। अब 6 का मैं अगर प्राइम फैक्टर करूं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या आया 2 और 3 आया, मतलब 2 into 3 की पावर n। अब हमने जब 6 की पावर n का फैक्टर किया तो इसमें 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, तो बस हम लिखेंगे इट शोज दैट
2 and 3 are only prime factors of 6 की पावर n कि 2, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 2 और 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n. 5 is not the prime factor of 6 की पावर n. जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, बस वही कहानी. Hence there is no natural number for which 6 की पावर n end with digit 0. बस सेम क्वेश्चन जैसे 4 की पावर n का किया था, वो एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है. और मैं होमवर्क में आपको दे रही हूँ. होमवर्क में है आपको देखना है 12 की पावर n का, चेक करना है कि 12 की पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर है कि ये 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको 12 की पावर n का देखना है. आई होप आपको आ गया होगा यार समझ में. बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हाँ, तो अब हम बात करते हैं अपने एचसीएफ और एलसीएम की. वो वाला कॉन्सेप्ट आपको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कैन एंड विद डिजिट 0 वाले क्वेश्चन 6 की पावर n वाले समझ में आ गए होंगे. अब बढ़ते हैं अपने एचसीएफ एलसीएम की तरफ. भाई एचसीएफ एलसीएम बचपन में पढ़ा होगा आपने, इजी है, वही वाला एचसीएफ एलसीएम है. बस यहाँ पे नाम क्या है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बस इसमें नाम आ गया कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके करना है. तो अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगेगी वो भी देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं दो चीजों की. जैसे अगर आप एचसीएफ, जैसे मान लो हमारा ये क्या है, दो चीजों की हम बात करेंगे, मान क्या लो दो चीजों की बात करेंगे ही करेंगे. किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की, और दूसरी बात करेंगे एलसीएम की. अब एचसीएफ का अगर हम फुल फॉर्म करें तो क्या होता है, हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम की बात करूं तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब दो चीजें यहाँ पे आई हैं, फैक्टर और मल्टीपल. मैंने पहले फैक्टर बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले फैक्टर बताया था, फिर भी मैं बता देती हूँ. फैक्टर किसी चीज के वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकें. जैसे अगर मैं कहूँ 6 के फैक्टर कौन कौन से, तो 6 को 2 भी डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, 2 3 जा 6, 3 भी डिवाइड कर देगा, और 6 भी डिवाइड कर देगा, 1 भी डिवाइड कर देगा. तो 6 के ये फैक्टर हुए. लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल वो होते हैं जो उसके टेबल में आते हैं. जैसे मान लो मैंने कह दिया 6 के मल्टीपल, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 भी हो जाएगा, 6 3 जा 18 भी हो जाएगा, जो उसके टेबल में आते हो. जैसे मान लो मैंने कह दिया सॉरी 12 के मल्टीपल, तो 12 के मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 तो होगा ही होगा, 24 होगा, 36 होगा, जो उसके टेबल में आते हो. मतलब मल्टीपल बड़े होते हैं, और जो फैक्टर, बस इतना समझ लो, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं. क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. लेकिन मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो इस नंबर से डिवाइड हो जाते हैं. मतलब इस नंबर के अगर मैं मल्टीपल कहूँ तो इस नंबर से वो डिवाइड हुए जा रहे हैं, तो ये मल्टीपल है इसके. और फैक्टर वो होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं. समझे, कुछ समझ लो, यही काम का है आगे. मल्टीपल कौन से होते हैं, वो नंबर जिसको बेचारा ये नंबर डिवाइड कर देता है, जिसके मल्टीपल होते हैं. और फैक्टर वो होते हैं जिससे इस नंबर को डिवाइड किया जाता है. बस इतना सा अंतर होता है. चलो अब बढ़ते हैं अपने एलसीएम एचसीएफ की तरफ. क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ. अच्छा कोई दो नंबर ले लेती हूँ मैं एट रैंडम. मैंने मान लो ले लिया है 36 और दूसरा ले लिया है 84. आप लोग बचपन में कैसे करते थे, 36 का ऐसे करते थे, 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ऐसे ही इसको करते थे. तो कैसे करते थे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 21, 7 1 जा 7 हो गया. फिर हम लोग क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 36 के पेयर ऐसे लिखते थे. क्या लिखते थे, 2 × 2 × 3 × 3. तो लिख देते थे 2 × 2 × 3 × 3, ये लिखते थे ना. 84 भी लिख लेते थे. तो 84 के क्या है, 2 × 2 × 3 × 7, तो 2 × 2 × 3 × 7. फिर हम क्या करते थे, बढ़िया बढ़िया गोले बनाते थे.
अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे। अगर हम एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें, एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिख लो, बस वही हमारा एचसीएफ है। दोनों में जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो कौन कॉमन है, एक 2, दूसरा भी 2 और तीसरा भी 2, एक ही एक बार लिखते थे, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाता था, हो जाता था, हो जाता था। अब मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होता था, जो कॉमन होते थे उनको एक बार लिखते थे, 2 × 2 × 3 उनको लिख लेते थे जो कॉमन होते थे, और जो कॉमन नहीं है बेचारे बच गए उनको भी लिखते थे, मतलब 3 × 7। तो ये हमारा क्या होता था, एलसीएम। इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 7 जा कितना होता है, 252। तो ये आता था क्या, एलसीएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपना 10th वाला करना है, एचसीएफ एलसीएम। 10th वाले में क्या है, ऐसे ही है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, बस उसमें क्या करना है, यही सब चीजें पावर्स में लिख देनी और हाईएस्ट भी समझाती हूँ मैं। चलो अच्छा, इसको हटाती हूँ, फिर आगे समझाती हूँ हमारा क्या है, कहाँ गया। चलो बच्चों, जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 100 नहीं, जैसे मैंने ले लिया 96 एंड 404, ये नंबर ले लिया। ये शायद तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है कंफर्म, बट है। तो देखो हम क्या करते हैं, जो अपने क्लास 10th में करेंगे, क्या करेंगे, पहले 96 लिखो और 404 लिखो। अब साइड में जाके उसके फैक्टर निकाल लो। 96 के करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हो गया, चेक कर लेना सही हो, सही होगा वैसे। अब 404 का करते हैं, तो 404 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 1 जा 2। अब कोई नंबर है जो 101 को डिवाइड करे, शायद तक नहीं है, नहीं है भाई, तो 101 से ही जाएगा। अब हम करते क्या है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर 5 इंटू 3, बस इतना लिख देना है, ठीक। अब 404 में देखो 2 कितनी बार आया, 1 2, तो 2 की पावर 2 इंटू जो है 101। अब हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, पहले एचसीएफ। कपड़ा कहाँ गया रफ करने वाला, पता नहीं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, नाम से पता चला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में, एचसीएफ के लिए बता दूं, इन दोनों में जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर, इन दोनों में जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर। कॉमन कौन है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, तो पावर कौन सी छोटी है, 2 की पावर 2 की 2 की पावर 5, तो ऑब्वियसली बात है 2 की पावर 2 छोटी है, बस वही लिख लो। और कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो बस एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसकी छोटी वाली पावर, तो 2 की पावर 2 मतलब कि 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसकी अब हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर, तो 2 की पावर 5 लेंगे, और क्या ले लेंगे, जो बचे नंबर है वो भी लिख लो, 3 इंटू 101, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू 3 इंटू 101, तो ये हो जाएगा 32 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 303, और इसको सॉल्व कर लो तो 303 की मल्टीप्लाई 32 से करें तो 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 6969, तो ये आ जाएगा 9696। आई थिंक ये एनसीईआरटी के साइज में है, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। तो समझ में आया आपको एचसीएफ एलसीएम, पता नहीं आया होगा, दोबारा मैं दूसरे क्वेश्चन समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
तो हमारे 3 नंबर है, 12 है, 15 है, 21 है। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले 12 लिख लो ऐसे अच्छे से, 15 लिख लो ऐसे बढ़िया से, और 21 लिख लो बढ़िया से। अब हम किनारे आ जाते हैं, अपना काम करते हैं 12 के प्राइम फैक्टर। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। 15 का करते हैं, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया। 21 का करते हैं, तो 2 7 नहीं, 2 से कहाँ जाएगा भाई, 3 से जाएगा। तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 हो गया। अब हम लिख लेते हैं, ये 2 क्या आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे भाई, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का क्या आया है, 3 इंटू 5। 21 का क्या आया है, 3 इंटू 7। अब हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, एचसीएफ हमें लिखना है। तो एचसीएफ के लिए अभी मैंने बताया, जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी भी लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ देखो कॉमन क्या है, 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो छोड़ दो उसको। 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, और सबकी पावर 1 ही 1 है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, 3 ले लो इन बस। और कुछ कॉमन है, 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, ना यहाँ है। इसका मतलब सिर्फ एचसीएफ कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करते हैं, एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या लेंगे, हाँ, तो एलसीएम के लिए जो कॉमन है, कॉमन कौन सा था, 3 था, उसको एक उसकी हाईएस्ट पावर, तो 3 की लोवेस्ट हाईएस्ट एक ही पावर है, तो 3 लिख लेंगे इनटू। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, जो बचे हुए हैं वो भी सब उतार दो। तो क्या बचा है, 2 की पावर 2 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है, बस हो गया हमारा एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। देखो ऐसे किया करो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 0, 7 6 जा 42। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 420 और एचसीएफ क्या आ गया 3। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों अलार्म लगा देना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है वही करना है, ठीक है भाई। तो सीख तो लिया हम लोगों ने, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 6 का निकालना है और 20 का निकालना है। सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टर निकालना जरूरी है। तो 6 के प्राइम फैक्टर करो तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे 20 के प्राइम फैक्टर करो तो 2 1 जा 2 0, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 6 के फैक्टर करें तो क्या आया, 2 इंटू 3। 20 के फैक्टर करें तो क्या आया, 2 की पावर 2 बार 2 आया है, तो इसको लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन कौन है, 2 2 है, इसकी 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे 2 की पावर 1 मतलब 2। और कोई कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या आ गया 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन कौन है 2, उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 ले लेंगे। और जो बचा है, क्या बचा है भैया, 3 बच गए बेचारे, इनको ले लो, और 5 बच गए, इनको भी ले लो। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 5 जा आपको पता है 15 होता है, और 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया 60, एचसीएफ कितना आ गया 2। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मतलब जिन दो नंबरों का आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला है उनके बीच में रिलेशन क्या है, या फिर मैं यहीं पे बता देती हूँ। देखो सबसे पहले बात सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या होता है, एक रिलेशन होता है। कोई भी 2 नंबर है, मान लो फर्स्ट नंबर है ए, कोई एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है ए, सेकंड नंबर है मान लो बी। कोई भी 2 नंबर है ए और बी, आपने इनका एचसीएफ निकाला, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, जो भी आएगा नहीं पता, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, इन्हीं 2 नंबरों का एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी के। मतलब ये फॉर्मूला सिंपल से यही कहता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दिस इज योर फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये फॉर्मूला यही कहता है कि कोई भी 2 नंबर, ये 2 ही नंबरों के लिए वैलिड है, 3 नंबरों के लिए नहीं लगाया जाता। 3 नंबरों के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। कोई भी 2 नंबर है, आपको चेक करना है कि आपने उसका एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला या नहीं निकाला, तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। उन 2 नंबरों का एचसीएफ निकालो,
एलसीएम निकालो, उनका प्रोडक्ट करो और उन दो नंबरों का जिनका आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला है उनका प्रोडक्ट करो, इक्वल आना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इनटू एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दिस इज योर फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं अपने इसी पे बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जो एनसीईआरटी में है पूछे गए। एनसीईआरटी की कराऊंगी एक्सरसाइज के। हाँ, तो ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बताया भी मैंने कि वेरीफाई करना, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना, देन वेरीफाई करना, रिलेशन वाला वही वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। दो पेयर दिए इंटीजर्स के, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन है, 2 मैं कराऊंगी, एक होमवर्क के लिए होगा आपके लिए, वो आपको करना पड़ेगा। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, क्या है, 26 एंड 91। तो सबसे पहले क्या करते थे, ऐसे 26 ले लेते हैं अच्छे से, ऐसे 91 लिख लो बढ़िया से, 26 उधर लेके जाओ, 91 लेके आओ, करो भाई प्राइम फैक्टर 26 का, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। और ये तो पता ही होगा 13 का टेबल अगर आता हो तो 13 के टेबल में 91 आता है, डायरेक्ट उसे 7 से भी चला जाएगा, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, और ये 13 1 जा 13। अब हम इसके एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो ये 26 से पहले प्राइम फैक्टर करो तो 2 इंटू 13। और हाँ, प्राइम फैक्टर करना स्टार्टिंग में मैंने बताया था वीडियो में, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से फैक्टर करना, वही हमारा प्राइम फैक्टर होता है। तो 2 इंटू 13, ऐसे 91 का करो तो 7 इंटू 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर है। तो अब हम इसका क्या करें, पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लोवेस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर की लोवेस्ट पावर। तो कॉमन कौन है, 13 है, यहाँ पे भी 13 है, इसकी लोवेस्ट पावर दोनों सेम ही है, तो ये 13 ही रहेगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में, पर यहाँ तो पावर सेम ही है, तो बस एक ही बार लिख लो, और जो बचा है वो भी उतार दो, 13 इंटू 2 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। अब हमें क्या कहा था इन्होंने कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड कर लिया एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो जल्दी जल्दी देखो भाई, एलसीएम क्या निकला है हमारा, एलसीएम निकला है 182, एचसीएफ कितना है 13 है, फर्स्ट नंबर जिसका निकाला है 26 है, और सेकंड नंबर क्या है 91 है। अब जरा मल्टीप्लाई कर लो 182 की 13 से, 182 की क्या करना है मल्टीप्लाई, मैं कर क्या रही, 182 की 13 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। तो 3 2 जा 6, 8 है 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, और ये 2 8 1, तो ये जाएगा 6 6, ये आ जाएगा 2 3 6 6। अब इधर भी मल्टीप्लाई करो 26 और 91 की, ये भी आ रहा है 2 3 6 6। लो वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। तो यही था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये वाला क्वेश्चन अब करेंगे 510 एंड 92 का, 510 एंड 92। तो पहले 510 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, और 92 के करेंगे। तो 510 की बात कर ले बच्चों, तो 510, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और लास्ट में 5 है तो हमेशा 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, और 17 तो 17 से ही जाएगा। और दूसरा क्या है 92, 92 के फैक्टर कर लो, तो 2 4 जा 8,
2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो इसके फैक्टर अगर हम लिखें तो क्या है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, यही है इसका फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। और इसके क्या लिखूं, इसके लिखूं तो 2 इंटू 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 23। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है हमारा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लोवेस्ट पावर, उनकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन कौन है, 2 है, और तो कुछ कॉमन है 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, और कुछ नहीं कॉमन है। तो 2 और 2 की पावर यहाँ 2, यहाँ 2 की पावर 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 ले लो, इनटू जो बचा है, क्या बचा है 5 बचा है, 3 बचा है, 17 बचा है और 23 बचा है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 5 3 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 15 4 जा 60 और 17 किससे मल्टीप्लाई कर लो 60 की, तो डायरेक्ट लिख दूं इसको 60 17 की मल्टीप्लाई करके 60 आएगा, 60 की मल्टीप्लाई में डायरेक्ट इससे करूँ, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4 और 6 1 जा 6 और 4 10, 1020 इंटू 23। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 23460। ये आया है हमारा क्या एलसीएम और ये आया है हमारा एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई भी तो करने को कहा है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो अब हम वेरीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई आप अपने आप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे वेरीफाई, क्या कर रहे हो वेरीफाई, तो यहाँ लिख देना। तो वेरीफाई के लिए क्या करोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ कितना है 2 है, एलसीएम कितना निकला है 23460। फर्स्ट नंबर क्या है, वही जो दोनों नंबर है 510 इंटू 92। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो सिंपल मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और इनकी मल्टीप्लाई करो देखो कितना आता है 510 की और 92 की। तो 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 0 2 9 6 4, देखो सेम आ गया 4 6 9 2 0। इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही निकला था, रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है एज अ होमवर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा, ना आया कुछ तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और कैसा लगा ये भी बता दिया करो कि हाँ समझ। हाँ, तो ये है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दो नंबर है 306 और 657, मतलब ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है, इनका एचसीएफ 9 दिया है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लो तमीजता पूर्वक, जिसमें पता चले आपको आता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले सोल्यूशन डाल दो अच्छे से, लिख लो पहले क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर मान लो ए जो भी हो 306 गिवन है। सेकेंड नंबर क्या गिवन है, सेकेंड नंबर हमें गिवन है 657, और हमें क्या बताना है एचसीएफ दिया है, एचसीएफ भी दिया है किसका 306 का और 657 का, कितना दिया है 9, और आपसे पूछा क्या है एलसीएम, इन्हीं का पूछा है 306 और 657 का एलसीएम पूछा है। अब हमें पता है वी नो दैट, जो सबसे बढ़िया काम होता है जो हमें पता रहता है, हमें क्या पता रहता है जल्दी बता दो, कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मतलब एचसीएफ ऑफ 306, 657 लिख सकते हो। इसे डिनोशन का तरीका होता है कि जिनका आप निकाल दो उनको ब्रैकेट में लिख दो तो ज्यादा समझ में आता है। एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इनटू एलसीएम ऑफ दीज नंबर 306 इंटू 657 इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। पहले ऐसे लिखो सिंपल, पहले सिंपल लिखो, क्या सिंपल लिखो एचसीएफ इंटू एलसीएम
इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ क्या है 9 है, एलसीएम नहीं पता है, और किसका नहीं पता लिख लो, जिसका निकाल रहे हो 306, 657 का, बस ये लिख रहे हो कि किसका एलसीएम निकाल रहे हो आप, और कुछ नहीं। फर्स्ट नंबर क्या माना था हमने 306 और सेकंड नंबर क्या है 657। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है इक्वल को उधर जाके डिवाइड में जाती है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका 306 का और 657 का बराबर 306 इंटू 657 अपॉन में 9 किधर 9 इक्वल को उधर साइड जाके डिवाइड में जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व यहाँ करवा रही हूँ, 306 इंटू 657 अपॉन में 9 कैसे काटोगे, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसकी मल्टीप्लाई करो 657 की 34, तो कितना आ जाएगा 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 0 4 5 20 और 2 22 कैरी 2, 4 से 24 और 2 26, 3 से करो 3 0 21 का 1 कैरी 2, 3 5 से 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 22338। ये आया है क्या एलसीएम, क्या आया 22,338। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, व्हाट इज दिस एंड दिस। तो दिस एंड दिस मतलब ये क्वेश्चन है दो, इसमें हमें इन दोनों को बताना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कैसे दिखाएंगे भाई, तो सबसे पहले पहला पार्ट ले लो, दो पार्ट है, दोनों पार्ट अलग है, बस इन्हें में दिखाना है कंपोजिट नंबर। सबसे पहले मैं बता दो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बताया मैंने। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका प्राइम फैक्टर करो और उनके मतलब उनके फैक्टर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब वो नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर है, और किसी से डिवाइड ना होता हो, सिर्फ वो नंबर जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड होता है और 2 2 से डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर हुआ। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और एक और कोई एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए, ज्यादा भी मिल सकते हैं, उससे डिवाइड, जैसे 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है, तो 2 एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया जो 4 को डिवाइड कर रहा है। तो वही कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब उसको डिवाइड करने वाले 2 से ज्यादा लोग हो जो उसको डिवाइड कर सके। तो पहला क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस, ये भी कर सकते हो, पर लेकिन आप क्लास 10th में पहुंच गए हो, थोड़ी अपनी स्मार्टनेस दिखाओ कि तुम्हें मैथ्स आती है। तो हमें पता है जब कोई भी चीज प्लस या माइनस से होती है, किससे होती है, प्लस या माइनस से जुड़ी होती है, तो उसमें जो हम लोग उसमें से कॉमन ले सकते हैं। मतलब इसमें 2 पार्ट है, देखो यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा है, तो यहाँ 2 पार्ट है, देखो यहाँ प्लस लगा है तो एक पार्ट ये हो जाएगा ये वाला और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, तो कुल मिला के इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कौन सी चीज कॉमन है, तो इसमें 13 यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 13 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा 13, 11 7 जा 77, 77 1 जा 77 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब यहाँ पे भी लिख सकते हो, पर लेकिन नहीं, मैं जैसा कराती हूँ वैसा कराऊंगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 78 की 13 से, तो कितना आ जाएगा 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 7 21 और 2 23 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 4 8 और 3 11 और ये 10, तो ये हो जाएगा 1014। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसके एक से ज्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है। जब फैक्टर करेंगे तो देखते हैं। तो अब मैं 1014 के फैक्टर करूंगा, अगर 1014 के प्राइम फैक्टर, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और ये
3 से 3 1 जा 3 और 2 जाएगा 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। और ये पता है ना 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 से ले जाओ तो 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। तो हम क्या लिखेंगे 1014 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे बस अब देखो हमें क्या दिख गया कि 1014 को 1014 भी डिवाइड कर देगा और 1 डिवाइड कर देगा, वो तो हमें पता है। लेकिन उसके अलावा 1014 को 2 भी डिवाइड कर देगा, डिवाइड करके देखो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 13 भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब इसके एक से ज्यादा फैक्टर है। तो it shows that हमने शो किया ऊपर, it shows that it has more than 2 फैक्टर। इसके बाद 2 फैक्टर हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। कौन कौन से 2 3 और 13 एक्सेप्ट 1 and 1014। Hence it is a composite number. Hence it is a composite number. डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि it has more than 2 factor, hence it is a composite number। पर लेकिन मैंने बता दिया है कि it shows that 1014 लिख दो। 1014 has more than 2 factor। कौन कौन से 2 फैक्टर है 2 है 3 है और 13 है, एक्सेप्ट 1 and 1014। हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, आ जाएगा। ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका वीडियो अलग से डाल के अपलोड कर दूंगी, बना के अपलोड कर दूंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड होते हैं? तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, मतलब वो तो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे कि डायरेक्ट फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर। वो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे कि इन दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। वो आपको थ्योरी बना के दे देंगे, मतलब एक कहानी टाइप की दे देंगे कि एक सोनिया है और रवि है, वो एक सर्कुलर पाथ के चक्कर लगाते हैं, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। तो ऐसे कौन से टाइम पे वो आके मिलेंगे दोबारा? या फिर ये कह सकते हैं कि 2 कंटेनर है जिसमें अमाउंट है मिल्क का, तो ऐसा मतलब किस कैपेसिटी का लीटर लें जिससे दोनों मिल्क को अगर मैं नापूं तो एग्जैक्ट करेक्टली अमाउंट में आ जाए वो। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसे पहचानना होता है कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहली मेथड होती है कि हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद तुरंत दिमाग लगाओ कि हमारा आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। अब आंसर बड़ा और छोटा आने का मतलब ये होता है, समझाती हूँ। जैसे कोई 2 नंबर मैंने ले लिया ऐसे ही, मैंने मान लो ले लिया, एक नंबर 12 ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया 28। तो अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूँ तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे ही मैं अगर 28 के प्राइम फैक्टर करूं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही अगर मैं 28 के करूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7। अगर मैं एचसीएफ निकालूं बच्चों तो क्या आएगा? एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन प्राइम फैक्टर उनकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन में की जो हाईएस्ट पावर है वो तो सेम ही है, कॉमन 2 है, 2 की पावर 2 भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 2 की पावर 2 मतलब की हो जाएगा 4। और एलसीएम की बात करें तो जो सॉरी मैंने क्या बोल दिया, एचसीएफ में जो कॉमन प्राइम फैक्टर उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे तो पावर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर सेम ना होती तो लोवेस्ट कम वाली पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर यहाँ सेम ही, तो 2 की पावर 2, और जो बचा है 3 बचा है और 7 बचा है, 3 इंटू 7, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 7 3 जा 21, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये को आपने ये क्यों बताया तो मैं उसको समझाती हूँ। हमने देखा जब कोई 2 नंबर थे, 12 था और 28 था, उसका जब एचसीएफ निकला तो 4 आया। एचसीएफ कम आया ना इन दोनों नंबरों से, कम आया ना एचसीएफ, और एलसीएम क्या आया है, इन 2 नंबरों से ज्यादा आया है। और मैंने बताया भी था एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
मतलब वो फैक्टर होता है, मतलब 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 4 3 12, ऐसे 28 को भी 4 से डिवाइड करो, 4 7 28। तो जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है, वो इन दो नंबरों को डिवाइड कर देता है। और जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है मतलब ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब 12 से 84 को भी डिवाइड कर लो, 28 से भी 84 को डिवाइड कर लो। तो एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है, मतलब इन जिन दो नंबरों का एलसीएम निकाला जाता है वो उससे डिवाइड हो जाता है। या सीधी भाषा में ये समझ लो कि एचसीएफ जो होता है वो छोटा आता है और एलसीएम जो आता है वो बड़ा आता है उन दो नंबरों से। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, उसमें पता करेंगे कि उसमें एचसीएफ पूछा गया है, मतलब आंसर बड़ा आएगा। अगर बड़ा आएगा तो मतलब एलसीएम फाइंड करना है, और अगर आंसर छोटा लाना है इसका मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और हाँ, क्लूज भी होते हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन में दिख जाए ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ऐसा कुछ दिख जाता है तो वहाँ एचसीएफ फाइंड करना होता है, और लीस्ट दिख जाए तो एलसीएम फाइंड करना होता है। बट ये क्लूज कम लगाना, बुद्धि ज्यादा लगाना, दिमाग ज्यादा लगाना, क्योंकि कहीं कहीं पे ये क्लूज गलत हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जैसे मैं कराऊंगी क्वेश्चन तो समझाऊंगी कहाँ गलत हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। दो टैंक हैं जिसमें कंटेन करते 504 एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क। एक टैंक जिसमें मिल्क रखा जाता है, दो टैंक हैं ऐसे ही, एक में 504 लीटर मिल्क है, दूसरे टैंक में 735 लीटर मिल्क है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ईदर टैंक ऑन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। हमें क्या करना है, कैपेसिटी मेजर करनी है उस कंटेनर की। जैसे वो जो निकालने वाले लीटर नहीं आता है कि दूध से, जब कोई दूध बेचने वाले आते हैं, दूध वाले अंकल लोग, तो वो क्या करते हैं, कंटेनर से आधा लीटर फिर 1 लीटर ऐसे डालते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा कंटेनर, ऐसे कितने, कौन से लीटर का कंटेनर लेना है जिससे ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स लीटर दूध नप जाए, मतलब जरा सा भी दूध कंटेनर में बचे ना। ऐसी कौन सी कैपेसिटी का हमें क्या लेना है, कंटेनर लेना है। तो अब हमें ये बताओ, दूध 504 735 लीटर है, जो नापने वाला होगा वो इससे छोटा ही तो होगा, इससे बड़ा होगा क्या? नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होगा। सिंपल सी बात है भाई, इतने लीटर मिल्क है, हम जिसे नाप रहे हैं वो उससे छोटी कैपेसिटी का होगा, और छोटा होगा तो क्या होगा, एचसीएफ की एलसीएम। एलसीएम तो बड़ा नंबर आता है और एचसीएफ हमारा छोटा आता है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो हम क्या लिखेंगे, कैप सोल्यूशन, यहीं पे बस सोल्यूशन में कुछ करना नहीं, बस सोल्यूशन डालो, लिखो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर नहीं, क्या है, कंटेनर ही है, हाँ कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ किसका, 504 एंड 735। तो कर लो भाई 504 के प्राइम फैक्टर। तो 504 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये आ रहा है 1 2 3, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो हाँ, 2 का क्यूब इंटू 3 का 7। तो एक बार चेक करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 735, इसके प्राइम फैक्टर करो। तो 735 के अगर हम करें तो ये लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। 3 से करें, 3 से नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा 3 से, तो किससे जाएगा, एक मिनट, ये गलत हुआ है कुछ, 5 1 जा 5 और ये 2 जाएगा तो 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर 7 जाएगा, 7 जा 21, 3 1 जा 3। तो 735 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 5 इंटू 7 दो बार है तो 7 का स्क्वायर इंटू 3 एक बार तो 3। तो बस अब इनका एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लोवेस्ट पावर, एचसीएफ ऑफ किसका, 504 कॉमा 735 क्या हो जाएगा, कॉमन कौन है भाई, कुछ कॉमन है, हाँ है, तो 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो
लोवेस्ट पावर लेंगे, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 लेंगे। और क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 और 7 स्क्वायर, तो क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर, तो 7 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 21। तो 21 लीटर का क्या होना चाहिए, हमारा कंटेनर होना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे लिख देंगे द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 21 लीटर। जो कैपेसिटी होगी कंटेनर की वो 21 लीटर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इतना ही जान लो कि हमें आंसर छोटा लाना है कि बड़ा लाना है। छोटा लाना है तो एचसीएफ, बड़ा लाना है तो एलसीएम। और यहाँ देखो हिंट भी लिखी हुई है मैक्सिमम, यहाँ हिंट काम कर गई पर हर जगह काम नहीं करती। यहाँ हिंट भी लिखी हुई मैक्सिमम, तो हो जाएगा हमारा। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, जैसे मान लो एक खेलने वाली स्पोर्ट फील्ड नहीं होती, उसके अराउंड एक सर्कुलर पार्क है ऐसा। तो इन्होंने क्या कहा कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है, जो सोनिया लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं इसी का पूरा चक्कर लगाने। मतलब वो यहाँ से शुरू करेगी और यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ तक आएगी, कितना मिनट लेगी, 18 मिनट का टाइम लेगी। फिर उन्होंने क्या कहा, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि जो है वो भी, अगर रवि भी यहाँ से शुरू करे या फिर कहीं से भी शुरू करे, पूरे सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाएगा। मान लो यहाँ से रवि ने शुरू किया तो वो घूम के वापस वो अपने पॉइंट तक आने में 12 मिनट लगते हैं। मतलब उसी जगह को सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट कर पाती है उसी सर्कल को, और जो रवि है वो 12 मिनट में कर पाता है। इसका मतलब क्या हो, किसकी स्पीड ज्यादा है भाई, थोड़ा बुद्धि लगा लो, किसकी स्पीड ज्यादा है, तो हमारी रवि की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि रवि कम टाइम में वही चीज कवर कर ले रहा है और सोनिया ज्यादा टाइम ले रही, तो रवि की स्पीड ज्यादा है। फिर उन्होंने क्या कहा, अब सपोज करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम अच्छा सा डायग्राम बना रहे हैं। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इन्होंने कहा अगर दोनों सेम पॉइंट, मतलब यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, वो घड़ी में टाइम भी देखा एकदम सेम है। फिर उन्होंने क्या कहा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। अब मैंने बताया था कि एचसीएफ लगना है कि एलसीएम, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग से लगाओ। अगर मैं 12 और 18 मिनट का एचसीएफ निकालूंगी, वो तो कम आएगा इन दोनों से, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो कम आता है दोनों नंबरों से। तो 12 और 18 का एचसीएफ निकालूंगी तो कम आएगा। अब ये बताओ, अगर 12 18 से कम आएगा, जब वो एक चक्कर ही 18 मिनट में लगा पा रही है, तो सिंपल सी बात है वो लोग मिलेंगे कब, जब कम से कम वो 2 चक्कर लगा ले, 3 चक्कर लगा ले, तब जाके वो मिल पाएंगे आपस में। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। तो बड़ा आएगा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ इन दोनों से छोटा आएगा। मान लो 12 से कुछ छोटा आ गया, मान लो 6 आ गया एचसीएफ, हाँ 6 आ सकता है, 6 इसको भी डिवाइड कर देगा 18 को भी, तो 6 मिनट में तो वो चक्कर ही नहीं लगा पाएगा, ना ये लगा पाएंगे ना वो लगा पाएगा। इसका मतलब एचसीएफ नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बस ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, हमारा क्वेश्चन हो गया। यही तो समझना पड़ता है कि हमें निकालना क्या है, कि हमें आंसर बड़ा चाहिए कि छोटा। अगर आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम, छोटा चाहिए तो एचसीएफ। तो बस इतना लिख दो सोल्यूशन डाल के कि सोनिया एंड रवि मीट अगेन मीट अगेन एलसीएम ऑफ किसका, 12 का एंड 18 का। चलो हम निकालो जल्दी जल्दी, 18 और 12 पहले आगे तो 18 और 12 का। तो 18 के प्राइम फैक्टर करो और 12 के प्राइम फैक्टर करो। तो 18 का 12 प्राइम फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 12 के करो तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 18 का क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। हमें पता है एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 2, कॉमन 3 भी और 3 भी, 3 की हाईएस्ट पावर मतलब 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 3 मतलब 9, तो 4 9 जा 36, ये क्या आ जाएगा 4 9 36। तो दे मीट अगेन, या फिर दे मीट अगेन आफ्टर
इसको हटा देते हैं यहाँ से। दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? प्राइम फैक्टर निकालना सीख लिया है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना सीख लिया है, और क्या सीख लिया है? कंपोजिट नंबर शो करना कि कोई नंबर कंपोजिट नंबर है, और 6 की पावर n वाले क्वेश्चन करे, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, और भी मैं कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने, क्या दिख तो रहा होगा, क्या दिख रहा है? प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। अब हम प्रूव करेंगे किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं, अभी स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर भी छोटा सा रिवाइज करवा देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं कब बताया था, भूल जाते हो ना। तो देखो, वो ह्यूमन है हमारी एबिलिटी कि भूलना। तो अब देखो, कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल तो पता है ना कि जो a अपॉन b के फॉर्म में लिखे होते हैं, b कभी भी 0 नहीं होता, और a और b इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर में सब आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। तो कोई भी मान लो 2/1 लिखा है, तो ये सब हमारे क्या है? रैशनल नंबर है। 2/3 लिखा है, माइनस का 2 या माइनस का 3, कुछ भी हो सकता है। 4/5 है, ये सब क्या है? रैशनल नंबर होते हैं। तो हमें अब प्रूफ करना है इररेशनल नंबर। पहले बताओ कौन से होते हैं? तो इररेशनल नंबर मैंने कौन से बताए हैं? इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब ऐसा नंबर लिखा हो जिसको डिवाइड करो, डिवाइड करते जाओ, ना वो रिपीट हो रही डिजिट, ना ही खत्म हो रही। जैसे पाई की वैल्यू इतनी तुम 3 पेज 4 पेज निकालते चले जाओ, खत्म ही नहीं होती। वो जो हम लोग पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, वो हम ले लेते हैं, पर पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो आती नहीं भाई, वो एक इररेशनल नंबर होता है। तो पाई को भी एक इररेशनल नंबर में शामिल किया जाता है। अब बात आती है और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए, कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 23। तो जो रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो, मतलब रूट में 2, रूट में 3, रूट में 11, रूट में 7, ये सारे हमारे नंबर कैसे होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। आप कैलकुलेटर उठाओ, उसमें रूट में 11 टाइप करो, देखो खत्म ही नहीं होगा, आती जाएगी डिजिट आती जाएगी। तो जो रूट में n टाइप के जो नंबर होते हैं, वेयर n इज अ प्राइम नंबर, वो भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और जैसे 0.10, 100, 10001, देखो खत्म ही नहीं हो रहा। 1 से ऐसे नंबर जो हमारे जो खत्म ही नहीं हो रहे, ना ही रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसा रिपीट हो रहा है तो 10 10 आ रहा, तो वो भी नहीं हो रहा, वो हमारे होते हैं क्या? इरेशनल नंबर। तो हमें अब यही प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, जिसको प्रूफ करो भाई। ये मान नहीं, जो तुमने बता दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट लिख के चलाएंगे भैया, मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, ये कह रहे हैं हमें प्रूफ करके दिखाओ। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीजें और मैं बताती हूँ। चलो, रूट में n तो आपको दिख गया, लेकिन जैसे अगर मैंने कह दिया रूट में 8, अब मैं कहूँ कि ये भी एक इररेशनल नंबर है, तो आप कहोगे ये कैसे इररेशनल नंबर है? ये तो प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं तो फैक्टर करना तो आता है ना। रूट में 8 के फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये क्या है? इस जो पेयर बनते हैं इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2। जितने के पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है, तो एक पेयर 2 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। और √2 है क्या? √2 एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो इररेशनल नंबर रहेगा ना। मतलब √2 की जो वैल्यू आती है 1.41 समथिंग आती है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट खत्म और बढ़ेगी डिजिट। तो रूट में 8 हो गया, और अरे ऐसे रूट में 10 है, रूट में 10 नहीं, हाँ 10 भी हो सकता है, √2 इंटू √5, जो 2 इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो अब हम प्रूफ करेंगे क्या? कि यही प्रूविंग करेंगे, √2, √3, √11 सब हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हाँ, और प्रूफ करने से पहले मैं आपको थ्योरम समझाती हूँ, उस थ्योरम का यूज है। तो थ्योरम बस समझनी है, करनी नहीं है। आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, पर हाँ जब हम प्रूविंग करेंगे तो उसमें इस थ्योरम का यूज है। थ्योरम क्या कहती है देखते हैं। तो ये थ्योरम है हमारी एक्सरसाइज, ये थ्योरम 1.2 है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की थ्योरम 1.2 क्या कहती है? मतलब यहीं से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, दूसरी वाली। तो क्या कहती है थ्योरम? लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है, ओके। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, देन p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्या बता गई?
बताते हैं ना। देखो p कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर बताया था ना मैंने, कौन से जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं, 2 है, 5 है, 7, ये सब प्राइम नंबर है। अगर p कोई प्राइम नंबर है, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया, सपोज a ले लिया मैंने 8, क्या ले लिया 8, इतना टफ नहीं लेते, हल्का लेते हैं, 6 ले लेते हैं, a ले लिया मैंने 6, तो a का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा कि नहीं होगा। तो ये थ्योरम यही कहते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर, मैंने कोई प्राइम नंबर p बराबर 2 उठा लिया, तो कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को मतलब 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। बस ये थ्योरम यही कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर है वो अगर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए और लेना चाहो, मैंने ले लिया 5, तो अब मैंने कोई इंटीजर 5 ले लिया, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब मैंने कोई भी प्राइम नंबर ले लिया 5, प्राइम नंबर भी 5 ले, सेम ले लिया, तो अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 5 जा 25, देखो डिवाइड हो रहा है, और 5 से भी 5 डिवाइड हो जाएगा। तो बस ये थ्योरम इतना कहते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी प्रूफ की तरफ। हाँ, तो ये है हमारी प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म रूट में n। अगर कोई भी रूट में n टाइप का फॉर्म का नंबर आ जाए, n क्या है प्राइम नंबर है, मतलब अगर रूट में 2 आ जाए, रूट में 5 आ जाए, रूट में 3 आ जाए, रूट में 7 आ जाए, रूट में 11 आ जाए, रूट में 23 आ जाए, मतलब रूट के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर, सॉरी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, तो हमें कैसे प्रूव करना है कि वो इरेशनल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इसमें हम उल्टा मान लेते हैं, मतलब हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम क्या मान लेते हैं कि वो रैशनल है, क्या मान लेते हैं, रैशनल मानते हैं, और अपनी बात को गलत प्रूफ कर देते हैं कि मतलब रैशनल मान के चलेंगे और हम क्या करेंगे, उसको गलत प्रूफ करेंगे कि हमने रैशनल गलत माना था, तो वो ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब ज्यादा कहानी नहीं करते, पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं और करेंगे क्या, लेट, सबसे पहले लेट करेंगे कि √2 इज रैशनल, क्या मान लेंगे हम, √2 एक रैशनल है। अब मैंने अभी बताया था रैशनल अगर नंबर होगा तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b या p/q किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a, b आर को प्राइम। अच्छा हाँ, मैंने देखो को प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैं भूल गई, मैं को प्राइम बताती हूँ। पहले तो कोई भी दो नंबर को प्राइम कब होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 और 15, तो ये दोनों एक को प्राइम नंबर है, मतलब इनका जो पेयर है को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 2 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे। अच्छा मैं अगर लिख दूं 6,36, तो क्या ये को प्राइम है, नहीं है को प्राइम, क्योंकि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 36, मतलब ऐसा नंबर मिल गया ना जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ऐसे नंबरों का पेयर जो किसी से ना डिवाइड होते हैं, सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक 5,6, 5,6 किससे डिवाइड होगा, किसी से डिवाइड, ऐसा कोई नंबर नहीं जो 5 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे, तो ये दोनों नंबर कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। जैसे मैंने ले लिया 25 और 27, तो ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो समझ में आया को प्राइम नंबर। तो बस तो यही है कि a/b फॉर्म वेयर a एंड b आर को प्राइम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लगा के HCF किसका, a, b का कितना होगा, 1 होगा, HCF ऑफ a एंड b 1 होगा। अब इसको सॉल्व करें, इसको उधर भेजें, b रूट में 2 इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। रूट में किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वही नंबर आ जाता है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, शायद किसी को ना पता हो ये भी, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जब उसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा, a की पावर n बराबर a की पावर mn होता है, तो 2 बच जाता है। रूट में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, तो कुछ भी रूट में हो सबका स्क्वायर क्या करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। चलो भैया, तो ये है स्क्वायर करा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब यहाँ एक बात बताओ,
जैसे मैंने कोई चीज लिखी, ऐसे लिख दिया मैंने 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, इसका मतलब जरा बताओ क्या है? इसका मतलब यही तो है कि 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो रहा है, और 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो रहा है, तभी तो 6 को हमने 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा है। यही तो इसका मतलब होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 64, 64 को मैं ऐसे लिख रही हूँ 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 भी लिख सकते हो, हाँ ठीक है, 8 इंटू 8 लिख दिया, तो इसका मतलब 64 को 8 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो हम अगर किसी भी नंबर को कोई भी दो नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर उसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे वही चीज तो है, ये a स्क्वायर जो है वो 2 इंटू बी स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखा है, मतलब a स्क्वायर बराबर लिखा है 2 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिक। देखो मैंने क्या लिखा था, जैसे 6 नंबर कोई था वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा, तो देखो उसको डिवाइड कर रहा था नहीं कर रहा था? वही चीज यहाँ पे, अगर मैं a स्क्वायर को 2 इंटू बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो क्या 2 a स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। क्या b स्क्वायर स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो वही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यही चीज लिख देंगे यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे थ्योरम लगेगी, हमने क्या थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये सब ए और बी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को हमें पता है ना, रैशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं, ए एंड बी आर इंटीजर। तो कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड ए, जो 2 है वो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये हमारी पहली बात हो गई, या पहली लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो 2 है वो a को डिवाइड कर ले रहा है, तो क्या हम a को 2c के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? c इज इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, c कोई क्या है? c इज एनी इंटीजर, c जो है वो इंटीजर है। तो अब ये बताओ, a को हम 2c के फॉर्म में नहीं लिख सकते? आपको ये 2c कहां से आ गया भाई? सीधी सी बात है, अगर 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो देखो ये 2 a को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 2 के मल्टीपल में कुछ भी हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसी की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 2 तो डिवाइड करेगा ना इसको। तो हम a क्या है, इसका मल्टीपल ही तो हुआ, जब मल्टीपल हुआ तो उसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो a बराबर 2c लिख दिया। अब 2 की जगह c की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर लेकिन ये तो इसको डिवाइड कर देगा ना, तो a को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू सी के फॉर्म में। अब ये चीज उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करूं तो 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब क्या करें, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2c स्क्वायर। अब देखो वही चीज आ गई, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो हमने लिखा था 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड ए। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर 2 इंटू सी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड ए, जो 2 है वो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अब ये हमारी इक्वेशन 2 मान ली हमने। अब जरा बताओ कुछ दिखा? बस खत्म हो गया सवाल यहीं पे। क्या खत्म? देखो क्या दिखा तुमको, हमने कहा था a और b को प्राइम है, मतलब a और b को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता था, जैसा कि मैंने बताया था कि को प्राइम नंबर को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। पर हमने यहाँ देखा जो 2 है वो भी डिवाइड कर रहा है a को, और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, सॉरी a लिख दिया हमने गलती से, सॉरी, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड b। तो हमने देखा कि 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, देन 2 ऑल्सो डिवाइड b, और b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, जो 2 है बोथ a एंड b को डिवाइड कर रहा है। तो 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, तो a एंड b हैव एट लीस्ट
वन कॉमन फैक्टर, ए और बी के पास एक कॉमन फैक्टर है 2, ए एंड बी हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1, अदर देन 1। तो हमने क्या माना था कि ये रूट 2 एक रैशनल है, पर यहाँ पे तो एक और फैक्टर मिल गया और रैशनल में तो फैक्टर 1 ही होगा सिर्फ और सिर्फ। सो आवर assumption is wrong, तो हमारा जो assumption है वो wrong है, hence root 2 is an irrational number। तो जो रूट 2 है वो एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना होता है, जो जिसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है उसको मान लो कि रूट 2 जो इरेशनल नंबर है उसको उल्टा मान लोगे रैशनल मान लोगे, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखोगे और फिर उसको उधर भेजो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड ए। फिर ए को हम किसी 2 इंटू सी के मल्टीपल में लिख सकते हैं, सी कोई भी हमारा इंटीजर है, इसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, सॉल्व किया तो हमें मिल गया बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड बी। तो 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी फ्रॉम, 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी फ्रॉम, या फिर इतना ही लिखो, ये भी मत लिखो, बस इतना लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 से a and b have at least one common factor 2 other than 1, so our assumption is wrong, hence root 2 is an irrational number। I hope आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर ऑफ वेरियस फॉर्म। अभी तक हमने रूट n टाइप के पढ़ लिए, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, इस टाइप का। अब हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स, मतलब जैसे कि 3 रूट 2 आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए 5 प्लस रूट में 3, इस टाइप की आ जाए, या फिर रूट में 2 प्लस रूट में 3। तो इनको हम कैसे प्रूव करें कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आए कैसे करना है। बस ये अब जो मैंने रूट n टाइप वाले करवाए थे, मतलब रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, उसकी एक मेथड है, उसको लिखने का तरीका हमेशा एक रहेगा, चाहे रूट 2 का है, रूट 3 का है, रूट 7 का है, रूट 11 का है, सबका एक ही तरीके से लिखना है। और इसका मैं लिखने जो तरीका बताऊं उसका एक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वेरियस फॉर्म्स में, जितने भी अलग अलग टाइप के प्लस वाले, मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले, सब में एक तरीका करना है और बिल्कुल इजी बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, अपना वही वाला काम कि इसको रैशनल मान लेना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या मानेंगे, लेट, जैसे इन्होंने कहा है प्रूव दैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 3 रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम क्या मान के चलते हैं, लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। क्या मानेंगे हम, उल्टा मान लेंगे कि 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में। तो 3 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी, और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम है तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने बताया को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है, कोई भी 2 नंबर को प्राइम होंगे अगर उनका एचसीएफ 1 आएगा, जैसे कि 15 और 2, 25 और 13, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 है। तो ये लिख लिया। अब हमें करना क्या होता है, इसको हमें जो पता है कि इरेशनल होते हैं, हमें पता है कौन कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, इसी टाइप के तो नंबर इरेशनल होते हैं। तो इस साइड वाला टर्म हटा देना है, मतलब अकेला करना है, एक तरफ बस इस टाइप के टर्म्स को कर देना है। मतलब अगर 3 रूट 2 है तो इसमें से रूट 2 को इधर करो और सबको उधर साइड भेज दो। तो क्या करेंगे, रूट में 2 बराबर ये 3 को नीचे आएगा तो a अपॉन में 3 भी हो जाएगा। बस हमारा इतना, बस इतना ही काम करना, हो गया सवाल। अब बस कहानी लिखने का सवाल खत्म। हमें क्या करना है, जो नंबर हमें पता है कि इरेशनल होता है, जो हमें पता है कि रूट में 2 इरेशनल होता है, रूट में 3 इरेशनल होता है, रूट में 5 होता है, उसको अकेला कर दो, बस यही काम करना होता है। तो उसको अकेला कर दो तो उसको नीचे भेज दिया हमने, तो बस ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि a, b, 3 आर इंटीजर, a, b, 3 क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर्स है मतलब a, b कोई भी वैल्यू सकते हैं, माइनस में भी, प्लस में भी, जीरो भी, कुछ भी। जीरो नहीं होगा b कभी भी, क्योंकि वो रैशनैलिटी का केस होता है, कभी भी नीचे वाली जीरो नहीं होगी वैल्यू। तो a, b, 3 आर इंटीजर्स हैं, तो a अपॉन में 3b क्या होगा, इज रैशनल हो जाएगा। क्यों रैशनल होगा भाई, कोई भी वैल्यू रख लो, मैंने मान लो a की वैल्यू 2 रख ली, b की वैल्यू 3 रख ली, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में
3 इंटू 3 मतलब 2/9, तो ये भी तो रैशनल ही हो जाएगा। तो a/3b क्या हो जाएगा कि रैशनल हो जाएगा। तो बस इतना लिख देना a3b आर इंटीजर, देन a/3b इज रैशनल। बट हमें पता है, क्या पता है हमको, हमें पता है कि √2 इज इरेशनल, बट √2 इज इरेशनल। हमें पता है ना ये बात कि √2 एक इरेशनल होता है, हम प्रूफ कर चुके हैं अभी। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर होगा। इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। भाई ये वाला पार्ट रैशनल है, ये वाला पार्ट इरेशनल, तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। तो सो अवर दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो सो अवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था कि वो एक रैशनल है, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। हेंस जो हमारा है क्या, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। जो 3√2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इतनी कहानी लिखनी होती है हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी टाइप का आ जाए। जैसे 3√2 दे दिया, अभी मैं और एक क्वेश्चन करवाती हूँ। बस क्या करना है, उसको रैशनल मान लेना है, फिर जब रैशनल होगा तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमें लिखेंगे a3b आर इंटीजर है, तो a/3b क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि a b की कोई भी वैल्यू रख लो वो रैशनल दे देगा। तो बट हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर होता है, हमने भी प्रूफ किया था। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर होगा नहीं। तो सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। बस वही वाला काम शुरू हो जाओ। भाई क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट, उल्टा मान लेते हैं, लेट 2 + √3 इज रैशनल। क्या मान लेंगे कि 2 + √3 एक रैशनल है। रैशनल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a एंड b आर क्या है, a एंड b आर को प्राइम, a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। फिर अब हम क्या करेंगे, हमें अभी बताया था कि जो ये इरेशनल, जो हमें पता है कि √2 √3 √5 इरेशनल होते हैं, तो इनको हमें अकेला करना है। तो इसको अकेला कर देना है और सबको उधर भेज दो, तो प्लस की चीजें उधर साइड जाके माइनस में जाएगी। तो √3 बराबर a/b -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 = a, एलसीएम ले लेंगे b, तो a माइनस का 2 भी हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a, b, 2 आर इंटीजर्स, a, b, 2 आर इंटीजर्स। तो जब ये इंटीजर्स होंगे तो a -2b अपॉन में b इज रैशनल। ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि a और b की कोई भी आप वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो। मान लो a की वैल्यू मैंने रख दी 2, b की वैल्यू रख दी 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 × 3 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 2 - का 6/3, तो ये जाएगा माइनस का 4/3। तो ये एक रैशनल नंबर ही आ जाएगा। तो लिख देंगे वही a, b, t आर इंटीजर, देन a -2b इज रैशनल। बट हमें पता है क्या, बट √3 इज इरेशनल। जो √3 होता है वो क्या होता है, इरेशनल। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। हेंस जो तुम्हारा ये है 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही प्रूफ करना, इतना ही लिखना होता है हमें। आई होप आपको इरेशनलिटी प्रूफ करना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। बस यही करना होता है, रैशनल मान लो और उनको लिख दो कि जब रैशनल माना तो a/b के फॉर्म में लिख दो। a/b के फॉर्म में जब लिख दो तो क्या करो, जब a/b के फॉर्म में लिख दो उनको, और उसके बाद में जो हमें पता है कि इरेशनल होता है उसको अकेला कर दो। उसके बाद ये रैशनल हो जाएगा, ये रैशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। तो जब वो बराबर नहीं होगा तो हमने जो मान लिया था कि ये है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कि शो दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। शुरू हो जाते हैं भाई, अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें तो अब आ ही गया है करना। क्या मानते हैं, इरेशनल प्रूफ करना है, रैशनल मानते हैं। तो क्या करेंगे, लेट
1/√2 इज रैशनल। क्या मानेंगे कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल है। भाई रैशनल मान लिया तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मतलब HCF करें अगर हम a और b का तो क्या आएगा, 1 आएगा। बस अब हमें क्या करना, हमने क्या बताया था कि हमें इरेशनल वाले नंबर को एक तरफ करना होता है। हमें बताया √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और b/a हो जाएगा। फिर वही लिख दोगे, a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर है तो a ये b/a क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। b/a इज रैशनल। तो बट हमें बताया कि √2 क्या होता है, बट √2 इज इरेशनल। √2 जो होता है इरेशनल होता है। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। क्यों, क्योंकि जो ये है √2 इरेशनल होता है, हमें पता है, और ये हमने अभी देखा रैशनल है। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। सो अवर assumption इज रॉन्ग। assumption इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। हेंस क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के जो आते हैं इसमें क्या करना, तो कुछ नहीं करना होता। जैसे 1/√2 दे दिया, ऐसे 1/√3 दे सकता है, 1/5 दे सकता है। बस इसको रेसिप्रोकल कर लो, लिख दो कि रैशनल है, और फिर बता दो कि रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होगा। तो हमने अज्यूम किया था वो गलत था। हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, जैसे कि ये है, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। और एक ये हो जाएगा 3√7 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो। और 1/√5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो। और √7 √11 ये सब प्रूफ करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।